अस्सलाम वालेकुम। सही है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है स्टोइचियोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है। लास्ट ही कुछ टॉपिक रहे थे, दो टॉपिक रहे थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड का। तो वो आज टॉपिक हम जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद उससे ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़, लिमिट वर्ड से ही समझ में आ जाता है आपको कि जो चीज़ लिमिट में एक यूज़ करें। सही है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि एक चीज़ एक्सेस में गिवन होती है, एक चीज़ जो है ना लिमिट में गिवन होती है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ केमिकल रिएक्शन में जो कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो है प्रोडक्ट के कम दे। सही है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, देख लें। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट, मतलब जो चीज़ कम होगी जाहिर सी बात है वो पहले ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। स्टॉपिंग द रिएक्शन अदर्स आर एक्सेस रिएक्टेंट, जो बाकी जो होता है रिएक्टेंट में एक्सेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको हम कहते हैं एक्सेस। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में गिवन होता है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ना हमेशा आपको मोल्स जो देगा ना प्रोडक्ट के, वो हमेशा कम देगा। ठीक है, रीज़न क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको आगे। कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब आपको चीज़ें ये समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके आइडेंटिफाई करने के स्टेप्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है और बाकी जो चीज़ है वो एक्सेस में है। बेटा क्लास जल्दी ज्वाइन कर लिया करें। सही है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि सॉरी, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एक चीज़ जो है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट में जो गिवन है उसमें कौन सी जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है और दूसरा कौन सा जो है एक्सेस में गिवन है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको बैलेंस करना है पहले तो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जो मास गिवन है आपको उसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर दें। तीसरी चीज़ ये है कि जो केमिकल इक्वेशन थी ना उससे आप ये पता लगा लें कि कितने मोल जो है रिएक्टेंट के कितना प्रोडक्ट दे रहे हैं। सही है। इसके बाद देख लें कि जो हमारा गिवन मास है उसमें से कौन सा ऐसा जो है ना रिएक्टेंट यानी स्पीशी है जो कि कम मोल दे रहा है। जो कम मोल दे रहा होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सही है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लें। जो है ना ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक न्यूमेरिकल बेस है। सही है, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी और सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, कह रहा है कंबशन ऑफ इथेन इन एयर फ्रॉम फॉर्म CO2 एंड H2O। ठीक है, इथेन की कंबशन होती है। ठीक है, एयर का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और वहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एंड गिवन फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है देख लें। ये इथेन का फॉर्मूला है C2H4। ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक है, हमें जो है क्या गिवन है, इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ इथीन एंड 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अलोज टू इग्नाइट। इग्नाइट कहते हैं कि मतलब जलना। सही है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड डिटरमाइन द मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। हमें क्या करना है, पहले तो जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद CO2 कितना बन रहा है उस जो है गिवन अमाउंट से, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेटा से देख लें मास ऑफ इथेन कितना गिवन है 2.8 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन 6.4 ग्राम। सही है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा वो भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता था कि मोल्स फाइंड आउट करने होते थे। ठीक है, जितना जो मास गिवन है उससे। सही है, तो देख लें 2.8 ग्राम में जो है इथीन के मोल कितने होंगे। हमें पता है इथीन का मास कितना होगा, यहाँ पे देख लें C2H4। कार्बन का मास कितना होता है 12। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अगर कार्बन जो है यहाँ पे 2 गिवन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया 24। 24 प्लस 4 28 हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये 28 हो जाएगा तो गिवन मास क्या है इसका 2.8 ग्राम। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, जब भी मास गिवन हो उसे फाइंड आउट करना, और क्या करते हैं हम गिवन मास अपन मोलर मास। सही है, ऐसे हमारा नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट हो गया। और मोल्स ऑफ O2 भी देख लें आप। ठीक है, क्या है 6.4 गिवन है ग्राम उसका। और हमें पता है O2 का मास क्या होता है, एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो कि डायटोमिक फॉर्म में है, तो कितना होगा 32 ग्राम। सही है, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो 0.2। कैलकुलेशन देख लें, सिंपल है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें आपको होप सो समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
जी एक एमसीक्यूज होता है, लेकिन कुछ चीज़ें स्टेटमेंट से रिलेटेड होती हैं, इजी होती हैं, सही है। तो आपने जो है मतलब सिंपली वो एमसीक्यूज ऐसे भी होंगे जो 10-10 सेकंड में हो जाएंगे, सही है। जस्ट न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल से रिलेटेड 2 से 3 एमसीक्यूज आएंगे टोटल। वैसे टोटल एमसीक्यूज ही 25 होते हैं, तो मोस्टली जो एमसीक्यूज होंगे वो जो है स्टेटमेंट होंगे, सही है, लॉज की डेफिनेशंस, ठीक है ना। अच्छा, ये देख लें आप, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमें इक्वेशन में पता है, देख लें ये क्या कह रहा है कि 1 मोल जब इथेन का होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है, 2 मोल्स, सही है। ये देख लें, मोल कंपैरिजन देख लें, 1 मोल ऑफ ईथेन गिव्स 2 मोल ऑफ CO2, सो 0.1 मोल ऑफ ईथेन विल गिव 0.2 मोल ऑफ CO2, सही है। अभी मोल कंपैरिजन O2 और CO2 का भी देख लें। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ CO2, ये ऊपर देख लें, 3 moles of O2 gives 2 मोल ऑफ CO2, सही है। तो हमें पता है कितना जो है O2 का कितना गिवन है, मोल्स 0.2, सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसका जो है CO2 इतना आएगा, सही है। और ये इतना दे रहा है। अच्छा, अब दोनों का जो है आप मास फाइंड आउट करेंगे, कौन सा जो है ज़्यादा मास दे रहा है या ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, सही है। अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना देता है, 0.2 मोल्स ऑफ CO2, मतलब 0.1 जो है इथीन जो है मोल, वो इतना हमें CO2 देगा, 0.2 मोल। और जो 0.2 O2 जो है ऑक्सीजन, वो हमें देता है 0.13। अभी मुझे बताएं कि 0.2 बड़ा है या 0.113, कमेंट सेक्शन में बताएं, 0.13 बड़ा है या 0.2। 0.2 बड़ा है ना, सही है। अच्छा, तो कम कौन सा है, 0.1 है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, 0.1 वाला, जो कि लेस प्रोडक्ट दे रहा है। अब आपको समझ में आया कि जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, मतलब ऐसी जो है रिएक्टेंट में कोई भी स्पीशीज जो कि कम अमाउंट में गिवन हो। यहाँ पे कम अमाउंट में कौन सा गिवन है, ऑक्सीजन हमारा, सही है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन मास जो है, सही है। अच्छा, since the number of moles of CO2 produced by O2 is less, therefore O2 is limiting reactant, सिंपल वही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी बताई। अच्छा, अभी आपने करना क्या है कि ये मोल जो है कितने CO2 कितने ग्राम CO2 के देगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। देख लें, हमें पता है अमाउंट ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2। मोल्स कितने हैं, इससे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो बन रहा है ना, सही, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट दे रहा है, उससे जो है हम मोलर मास जो है CO2 का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है मास फाइंड आउट हो जाएगा, CO2 का कितना मास जो है आता है, सही है। CO2 का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास जो है निकालना सीख लें, सही है, बता भी दिया है मैंने आपको कैसे निकलता है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जल्दी बताएं। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16, सो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32, 32 प्लस 12, 44, सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 0.133, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे ये मोल्स गिवन है CO2 के। सो अगर इससे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है मास निकल आएगा इसका, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको, क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब एक इक्वेशन लिख लें, सही है, चीज़ों को समझने के लिए, सिंपल कोई भी, कि जो है ना वाटर की और वाटर का ही एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाएं, ठीक है। वहाँ पे जो है आप रैंडम जो है ना मास ले लें, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ठीक है। फिर जब वो आप इक्वेशन करेंगे सॉल्व, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लें, तो पता चल जाएगा कि जो है ना कौन सा यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट गिवन होगा, ठीक है ना। मास अपनी आप मर्जी से रख लें कोई भी, सही है। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए, उसके बाद चलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, यील्ड क्या होता है, यील्ड बेसिकली हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है हमें ड्यूरिंग रिएक्शन, जब हमने केमिकली मतलब कोई चीज़ परफॉर्म करी है, तो उसमें जो है प्रोडक्ट कितना हमें जो है मिला है, ठीक है, उसको हम कहते हैं यील्ड, ठीक है। अच्छा, एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, एक होती है एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है,
कि सपोज करिए हम केमिकल इक्वेशन जो है ना थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, उससे जो है हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं या कितना मास मिल रहा है, वो हमारा है थ्योरेटिकल यील्ड, जो कि हमेशा मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरेटिकली है। सही है, क्योंकि थ्योरेटिकल में जाहिर सी बात है आप पेज पे एक इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक इक्वेशन जो है ना मतलब इमेजिन कर रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ी है कि कोई आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं जो आपका लॉस हो जाएगा किसी चीज़ का। ठीक है ना। सो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक्चुअल यील्ड क्या होगी? हम रिएक्शन को जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं लैब में। सपोज करो मैं जो है ना एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, उसमें जो है मैं कोई एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ केमिस्ट्री की। ठीक है, एक कंपाउंड बना रहा हूँ, और फिर उसको जो है ना मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ एक फ़िल्टर पेपर पे, और फिर मैं जो है इसको वेट करूँगा। तो मुझे बताएं, कुछ इसका मास जो है जाहिर सी बात है टेस्ट ट्यूब पे भी लगेगा, कुछ इसका मास जो है वो फ़िल्टर पेपर पे भी लगेगा। तो वो मास जो है टोटल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें से मतलब थोड़ा उसको वो माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो वो जो हमारी यील्ड आएगी उसमें एक लॉस हुआ ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, वो हमेशा जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही आएगी। ये बात अंडरस्टूड है ना आपको? क्या प्रैक्टिकल यील्ड जो होती है, सपोज करें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सही है, कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड को हमने जब किसी और चीज़ में डाला, तो जाहिर सी बात है उस कंपाउंड का कुछ हिस्सा जो है टेस्ट ट्यूब में रहा होगा, कुछ हिस्सा जो है फिल्टर पेपर में रहा होगा। ठीक है, ये बात तो अंडरस्टूड है। तो इट मीन्स के प्रोडक्ट थोड़ा बहुत कम होगा। ठीक है ना, कंपेरेटिव टू थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है? जो ड्यूरिंग मतलब एक्सपेरिमेंट जो हमें प्रैक्टिकली मिले, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। उसके बाद है परसेंटेज यील्ड। अच्छा, परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं क्या करते हैं कि ड्यूरिंग केमिस्ट्री जो है ना, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक तो जाहिर सी बात है आपकी जो है ना मतलब आपको जो मॉनिटर कर रहा होता है वो चेक करता है कि आपने कितनी एक्यूरेसी से जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है। तो जितनी अगर सपोज करें आपकी परसेंटेज यील्ड अच्छी होगी ना, इट मीन्स कि आप अच्छे केमिस्ट हैं और आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है, प्रोडक्ट लॉस जो है वहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड क्या होगी? सपोज करें मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, वहाँ पे मैंने कंपाउंड बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा बहुत टेस्ट ट्यूब में रह गया था। ठीक है, वैसे जो इक्वेशन गिवन थी उसके हिसाब से जो है कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन मेरा बना कितना? 18 ग्राम। ठीक है, सो 18 ग्राम मैंने ऊपर लिख दिया एक्चुअल यील्ड है, और थ्योरेटिकल यील्ड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये जो है 20 ग्राम आना था। सही है, सो 18 डिवाइड बाय 12। हमें पता है परसेंटेज जब भी आती है तो उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। आपकी ये परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। सो 18 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा ये देख लें आप। सही है, 90%। ठीक है ना। सो मतलब 90 आपकी जो यील्ड आएगी, परसेंटेज यील्ड आएगी, वो 90% आएगी। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? इस चैप्टर से रिलेटेड यही टॉपिक थे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, चीज़ें बहुत सिंपल हैं। ठीक है, और बीएसएन के टेस्ट के लिए और आप जो भी टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पूछेंगे, इतना जो है डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है हम अब आगे हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है? जी जी, ऑब्जेक्टिव मेरे जो मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ इससे अगर आप करेंगे, मोस्टली मैं जो है ड्यूरिंग एमसीक्यूज जो है ना कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक से एमसीक्यूज लूँ, ताकि जो है बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप यहीं से भी प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं आगे। सही है। अच्छा जी, आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं? एक मिनट रुकिएगा। ये एमसीक्यूज जो होंगे रिलेटेड टू स्टाइकियोमेट्री होंगे। ठीक है, जो अभी हमने चैप्टर करा है, और ये मैंने बनाए हैं। ठीक है ना, इसीलिए ऊपर लिखा है केमिस्ट जी। सही है। और ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो कि डाउ डाउ में बीएसएन मतलब डाउ के लिए बीएसएन की तैयारी कर रहे हैं, या जेएसएन के लिए, या एसआईयूटी के लिए, या कराची यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, बीएसएन की अलाइड हेल्थ साइंस की, डीपीटी की, या डीफॉर्म की। ठीक है ना। अच्छा, आपने अगर पढ़ा होगा, डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, द वर्ड स्टाइक्योमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड मीनिंग।
वर्ड मीनिंग के मुताबिक स्टोइकियोमेट्री जो है वो कहाँ से ड्राइव्ड है? हीट मेजरमेंट, एलिमेंट मेजरमेंट, रिएक्शन एंड स्पीड, मास एंड वॉल्यूम। ऑप्शन बताएं कौन सा करेक्ट है? सही है, एलिमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल कंसिस्ट करता है? ये तो एवोगैड्रोस लॉ का है, ठीक है ना, सिंपल सिंपल। अच्छा, तीसरा नंबर एमसीक्यू है, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड? कितना होता है सोडियम क्लोराइड का मोलर मास? एक मोल का मास कितना होता है सोडियम क्लोराइड का? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना, 58। ये देख लें आप, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और अगर उनको सम करेंगे तो 58.5। मोलर मास किसे कहते हैं? एक मोल का जो है मास होना, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना होता है? ये पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस भी करा था, ये इस चैप्टर से भी जो है ना एमसीक्यू रिलेट करता है, तो मैंने यहाँ भी डाल दिया है। 22.4 डीएम क्यूब या लीटर कहते हैं। एसटीपी कंडीशन इज 0 सेल्सियस और 1 एटीएम, याद है ना आपको? तो 0 सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में लिखूँ तो क्या करना चाहिए? केल्विन और सेल्सियस की कन्वर्जन पढ़ी थी ना आपने, जब सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो तो उसको 273 प्लस कर दें तो वो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 273 केल्विन एंड 1 एटीएम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम कितने होंगे 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम में? मोल्स 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम में मोल्स कितने होंगे सोडियम के? हमें पता है एक मोल का सोडियम का मास कितना होता है 23, सही है। गिवन मास कितना है 11.5, सो 11.5 डिवाइड बाय 23 आपको आ जाएगा 0.5, सही है ना, ठीक है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, टू फाइंड अ नंबर ऑफ मोल्स द फार्मूला इज, नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा फार्मूला है? गिवन मास इनटू मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय गिवन मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास अपन मोलर मास है ना, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8 है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 3.08 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम? कितने होंगे? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अगर आप ये करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर एवोगैड्रोस किसी भी चीज़ के पार्टिकल गिवन है ना, तो उसको आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें, आपके जो है मोल्स निकल के आएंगे। अच्छा जी, देख लें 3.01 है, हमें पता है, हमने पढ़ा भी था, ठीक है ना, कि इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ा रहा था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देख लें, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 6.02, बाकी तो चीज़ें सेम ही रहेगी, ठीक है। ये मतलब मोल्स जो होगा आगे 10 पावर जो है इंटू 10 पावर 23 वो सेम रहेगा। तो इसको और इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 1/2 नहीं हो जाएगा? 1/2 को 0.5 भी नहीं लिखते हम, लिखते हैं ना, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 9 है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ऑक्सीजन गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा 2 मोल का? 44.8, एक मोल का 22.4 डीएम क्यूब होता है। एमसीक्यू नंबर 10 है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन द mass reactant is greater than product, mass of product is greater than reactant, number of atoms of each element is equals to both side, volume of reactant is always 22.4 dm cube। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है? रिएक्टेंट का मास ग्रेटर देन प्रोडक्ट होना चाहिए, या मास प्रोडक्ट का जो है रिएक्टेंट से ग्रेटर होना चाहिए, या दोनों साइड एटम्स जो है एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, या फिर जो है वॉल्यूम रिएक्टेंट का 22.4 डीएम क्यूब होना चाहिए। क्या होना ज़रूरी है? दोनों साइड जो है एलिमेंट्स के एटम जो है ना इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो है ना कंडीशन है, ठीक है, दोनों साइड एटम्स इक्वल होने चाहिए।
सही है जी। अगर मैं सपोज करो वाटर की एग्जांपल लेता हूँ, 2H2 प्लस O2 बनेगा क्या यहाँ पे, 2H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में मोल कितने गिवन है, मोल तो 3 गिवन है, 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है, लेकिन बने कितने हैं, 2 हैं। इक्वल क्या होगा यहाँ पे, एटम्स इक्वल होंगे, ठीक है ना, एलिमेंट्स के, ठीक है। इसको कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये एमसीक्यूज। सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन 2H2 प्लस O2, वाटर की इक्वेशन है बनने की, ठीक है। द मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिएक्ट विद द 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कितना मास रिक्वायर होगा ऑक्सीजन का 4 ग्राम हाइड्रोजन से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। जल्दी बताएं। ये तो सिंपल एमसीक्यूज है। कितना मास रिक्वायर होगा, जो है मतलब 4 हाइड्रोजन, जो 4 ग्राम हाइड्रोजन है उससे रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना मास रिक्वायर होगा। हरी अब 30 सेकेंड है इसके लिए। करेक्ट ऑप्शन बताएं, सही है, सॉल्व करें इसको। हरी अब, हरी अब। सिंपल एमसीक्यूज देखें, समझे इसको, ठीक है। देखें, रिएक्शन में मास कितना गिवन है हाइड्रोजन का, हमें पता है H2 का मास कितना होता है, 2 ग्राम। सही है, सो 2 ग्राम अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 ग्राम नहीं हो जाएगा। सिंपल ये इक्वेशन देख लें, ठीक है, यही इक्वेशन है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मास गिवन है, O2 का मास कितना होगा। ऑक्सीजन एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, और 2 एटम का कितना होगा, 32 ग्राम, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल लॉजिक्स हैं, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो कर लेंगे, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अब अभी अगर आप इसमें भी पूछेंगे कि सर कैलकुलेटर ले जाना पड़ेगा 32 और 4 को सोल्व करने के लिए, तो फिर ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 12 है, द स्टाइचियोमेट्री व्हिच इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम। सॉलिड का मास और गैस का वॉल्यूम, इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ये कौन सा कंपाउंड है ज़रा बताइएगा, सेकंड ईयर आपने पढ़ लिया है ना, C4H10 कौन सा है, तो क्या कहते हैं हम, ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, ये 2 ब्यूटेन के मॉलिक्यूल हैं प्लस 13O2, ठीक है। रिएक्ट्स 8 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और 10 मोल जो है वाटर के बनाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP फ्रॉम 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन इज। अच्छा जी, हमें पता है क्या 2 मोल जो है ब्यूटेन के कितने दे रहा है, CO2 8 मोल्स दे रहा है, सही है। 2 मोल में कितना इसका जो है वॉल्यूम होता है, 44.8 dm³। अच्छा जी, एक बात और भी यहाँ पे आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ब्यूटेन का हमें 1 मोल गिवन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने कितने बनेंगे, 4, ऐसा ही है ना, सही है। अच्छा, अगर अब जो है वॉल्यूम को जो है ना आप नंबर ऑफ मोल से मतलब एक मोलर वॉल्यूम से जो है ना डिवाइड कर दें तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे पहले तो, ठीक है। 50 dm³ वॉल्यूम गिवन है ना, उसको आप 22.4 dm³ से डिवाइड कर लें, कितना आंसर आएगा, 50 को 22.4 dm³ से डिवाइड कर लें, 50 को, हरी अप, 50 को 22.4 से डिवाइड कर लें। अप्रॉक्सीमेशन बता दें, 22 को जो है ना आप 20 रख लें, ठीक है ना। कोई करीब कोई मतलब 2.5 के करीब आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा,
ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेशन लगाएं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ, सॉरी, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना 2.5 मोल्स गिवन है ब्यूटेन के, ठीक है, तो एक मोल जो है 4 दे रहा था, तो 2.5 कितने देगा? सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 10। ठीक है जी। सो 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 22.4 GM³ कितना होगा? 220 के करीब। मतलब अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 220 के करीब कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी है ना। ये एमसीक्यू समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आपने जो डेसिमल की जो कैलकुलेशन है ना वो अप्रोक्सीमेशन में सोल्व करनी है। मैं कह रहा हूँ 22.4 से अगर आप डिवाइड कर लें तो आप जो है कंसिडर करें कि वो 20 है, सही है। और अगर और कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो उसको 22 से डिवाइड कर लें। ठीक है जी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 14 है, द रूल ऑफ राउंड द रूल फॉर राउंडिंग 5.768 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हमने जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या होना चाहिए, आंसर कौन सा होना चाहिए इसमें? आपको राउंड ऑफ करने के रूल पता होंगे, सही है ना, कि अगर जो है जितने सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर हैं उसके आगे वाला नंबर जो है अगर 5 से बड़ा है तो हमने सिंपल क्या करना है, 1 ऐड कर देना है उसमें। अभी हमें कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, सो हमने 3 नंबर वाला आंसर देखें पहले, तो सबके सब 3 नंबर वाले आंसर है पहले तो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या देखें कि 7 6 में से जो है +1 कहाँ हो रहा है? ये 5.76 है ना, तो 5.77 कौन सा है? बी, क्योंकि आगे 8 है। ठीक है, ये देख लें, सही है ना। एमसीक्यू नंबर 15 है, सिमिलर टू दिस, द नंबर ऑफ द नंबर जो नंबर गिवन है 7.865, अगर इसको राउंड ऑफ करें, हमें पता है जब नंबर एग्जैक्ट 5 होता था तो हम क्या करते थे, उससे पहले वाले नंबर को देखते थे, अगर वो इवन होता था तो उसको रहने देते थे, और अगर वो ऑड होता था तो उसमें जो है एक प्लस कर देते थे। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर जो है ना 5 आ गया। अब यहाँ पे इसके जो है ना करीब वाला नंबर देखें, कौन सा है? 6 है। ठीक है, तो ये इवन है या ओड है? ये तो आपको पता है ना कि ये इवन है। ठीक है, तो अगर ये इवन है तो इसको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल एज इट एज रहेगा 7.86। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर ये ओड होता, सपोज कर लें 7.55 होता ना, 7.85 होता, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 16 है, द एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर द नंबर 0.00567 इज। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखूं, अच्छा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखने का एक तरीका है कि आप जो डेसिमल प्लेस करेंगे वो एक नंबर के बाद प्लेस करेंगे, और बाकी जो भी पावर देंगे वो आप 10 को पावर दे देंगे। ठीक है जी, ये देख लें। अच्छा जी, अगर नंबर जो है 1 से कम है ना तो उसकी जो पावर जो है ना नेगेटिव में जाएगी, अगर नंबर जो है 10 से बड़ा है तो उसकी पावर जो है क्या जाएगी, प्लस में। सही है। सो अगर मैं इसको, अगर डेसिमल को मैं आगे ले जाऊं, ये 1 2 और 3 तक मैं आगे ले गया। ठीक है, सो 5.67 इंटू 10⁻³ ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 17 है, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2.5 इंटू 10⁻³ एंड 3.5 इंटू 10⁻² इज। हमें पता है एडिंग करने के लिए जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो और वहाँ पे हमें जो है कैलकुलेशन को ऐड करना हो, तो होगा ये कि आपने सबसे पहले जो है पावर जो होंगे ना, एक्सपोनेंट जो होंगे उनको सेम करना होगा। जैसे यहाँ तो इसको जो है दोनों को 3 कर लें या दोनों को 2 कर लें। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों को 3 कर लेते हैं। ठीक है जी। 2.5 को अगर इसको मैं पावर 3 करना चाहूँ तो क्या करूँगा, डेसिमल को आगे ले जाऊँगा, 0.35 इंटू 10⁻³ और 0.35 को अगर मैं प्लस कर दूँ 2.5 से, क्या होगा, 2.85 हो जाएगा। इंटू 10⁻³ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? सही है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये समझ में नहीं है, मैं बता देता हूँ।
ठीक है, ये देखो, ये क्या है, हमने जो है इसको ऐड करना है। ठीक है, ये एक नंबर गिवन है, दूसरा भी गिवन है। ऐड करने के लिए जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक रूल है कि आपने क्या करना होता है, दोनों के पावर जो है सेम करने होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ करें आप, या तो दोनों के पावर 2 कर दें, या तो दोनों के पावर 3 कर दें। हम क्या कर रहे हैं, दोनों के पावर 3 कर रहे हैं। सही है, ठीक है जी, ताकि उनको जो है ऐड किया जाए। अच्छा, अगर इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसको मैं 3 करना चाहूँ तो ये डेसिमल जो है ये मैं आगे प्लेस कर दूँ, आपको कोई मसला तो नहीं है ना? ये आगे प्लेस कर दूँ, ठीक है, 0.35 हो जाएगा और 10 की पावर जो है, सिंपल हम कह लें कि जो है ना, ये देखें, मैं अगर ऐसे करूँ इसको 0.35, ठीक है, इंटू 10 पावर 2, सॉरी 3, ठीक है। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी इससे जो है ना ऐड करूँगा 2.5 से, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 2.85 नहीं आ जाएगा, और इंटू 10 पावर 3, समझ में आएगा? आपने पावर जो है सेम करनी होती है जब आप एडिशन कर रहे हैं या जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। पावर प्लस नहीं होगी एडिशन में, पावर जब प्लस होगी जब आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। सही है, और पावर माइनस जब करेंगे जब आपकी डिवीजन हो रही होगी। ये चीज़ हमेशा याद कर लें, ठीक है ना। ड्यूरिंग एडिंग और सब्ट्रैक्शन में जो है आपने सिर्फ कोएफिशिएंट को ऐड करना है, पावर सेम की सेम रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 और 0.35 को ऐड करा, बाकी मैंने पावर सेम की सेम रखी, मुझे पावर से कोई लेना देना नहीं है, ये रूल है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता तो मैं वहाँ भी यही करता कि 2.5 से जो है 0.35 को माइनस कर देता, पावर सेम की सेम रहती। अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो क्या करता, कोएफिशिएंट जो दोनों गिवन हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और पावर जो अगर सेम है तो उनको मैं जो है ऐड कर देता, या डिफरेंट है तो भी ऐड कर देते उनको, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे डिवीजन होता तो क्या करते, जो कोएफिशिएंट है उनको हम जो है एज ए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लिख लेते, और फिर जो पावर होती है उसको हम माइनस कर लेते, ठीक है। अच्छा, 18 है द प्रोडक्ट ऑफ 2.0 into 10 power 4 and 3.0 into 10 power minus 2 is, प्रोडक्ट इनका क्या होगा। सबसे पहले जो है आप क्या करें, कोएफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इन दोनों पावर का सम कर दें, ठीक है। हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 और 3 को तो कितना होगा, 6, सब में 6 है, सो एक चीज़ साइड हो गई, ठीक है। दूसरी ये करें, पावर को सम कर दें, 10 की पावर 4 है, और आपको पता है ये मैं माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही आएगा, सो 4 माइनस 2 कितना होगा, 2, सो 6 इंटू 10 पावर 2 कोई है ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये एमसीक्यू समझ में आया, गुड। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 19 है, द क्वोशंट ऑफ 8 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर 3। अच्छा जी, करना सिंपल ये है, यहाँ पे पहले तो कोएफिशिएंट को जो है ना आप दोनों डिवीजन फॉर्म में लिख लें, इसको जो है ये जो 2 है ना ये इसके नीचे ला दें, ठीक है। तो 8 से अगर 2 डिवाइड होगा क्या होगा, 4 आंसर आएगा आपका। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, पावर को जो है ना एक दूसरे से माइनस कर दें, ठीक है। ये ऊपर वाला जो 8 है ना, ये इसमें से माइनस करें 3 को तो क्या बचेगा, 4 इंटू 10 पर 5 नहीं बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपल देखें, ठीक है। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है जब पावर के ऊपर पावर होती थी तो उसको क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ पावर के ऊपर पावर नहीं है, इसके ऊपर भी पावर है, टोटल होल ब्रैकेट लगी हुई है, और उसके होल के पावर जो है ना मतलब 2 है, यहाँ पे ये होल पावर है, सही है। मतलब इसका ये है कि ये 4 के ऊपर भी जो है स्क्वायर है, और 10 क्यूब के भी ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अगर 4 के ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब ऐसे नहीं है कि ये 16 है, और 10 के ऊपर ये क्यूब, 10 क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 पावर 6 है। सो 16 इंटू 10 पावर 6 लिखो पहले, 16 इंटू 10 पावर 6 लिखो पहले। फिर क्या करोगे, साइंटिफिक नोटेशन लिखने का एक तरीका है कि जो है हम सिर्फ एक डिजिट
छोड़ते हैं, उसके बाद डेसिमल देते हैं, और जो बाकी जो पावर बचती हैं वो 10 को दे देते हैं। ठीक है, तो 16 इंटू 10 पावर 6 को मैं अगर 1.6 इंटू 10 पावर 7 लिखूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना आपको, क्योंकि ये लिखने का तरीका है। ठीक है, वैसे आप कह सकते थे कि 16 इंटू 10 पावर 6 जो आंसर सही होगा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। द वैल्यू ऑफ, ये जो है अंडर रूट में वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10 पावर 6। हमें पता है 9 का जो है कंप्लीट स्क्वायर क्या है, 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट, 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट, 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट बता दें जल्दी, 3 होता है। ठीक है, तो 3 को अगर मैं पहले सपोज कर लो बाहर कर लेता हूँ। ठीक है जी, पहले मैं 3 को बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद 10 की पावर 6 है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी जो है क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, इसका मतलब यही है कि आप ब्रैकेट के ऊपर जो है ना पावर 1/2 लिख लें या 1/3 लिख लें। ठीक है, मतलब क्यूब के लिए 1/3 लिखेंगे, और स्क्वायर के लिए, सॉरी स्क्वायर रूट के लिए 1/2। सही है, सो अगर इस 10 पावर 6 अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 1/2, ठीक है, तो ये 2 और ये 6 दोनों जो है डिवाइड कर लें दोनों को, तो 10 पावर 3 नहीं बचेगा। 3 इंटू 10 पावर 3 कौन सा आंसर है यहाँ पे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एमसीक्यू समझ में आया? गुड हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 22 है, इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? अभी पढ़ा है, क्या कहते हैं? जो कि कम जो है हमें प्रोडक्ट देगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 23 है, द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, कौन सा होता है फर्स्ट स्टेप? सिंपल बी, जो गिवन चीजें हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट करें। सही है, ठीक है ना। सही है, सॉरी इस एमसीक्यू को देख लें दोबारा। द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट को जानने के लिए जो है ना, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद देख रहे होते हैं कि कितने मोल्स जो है कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि गिवन मास क्या है हमारा, या गिवन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, और उनमें से जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप जो है ना वो हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो गिवन मास हमारा गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है क्या, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, जिससे पता तो चले कि कितने मोल्स जो है कितना प्रोडक्ट दे रहा है। सही है। एमसीक्यू नंबर 24 है, इन द कंबस्शन ऑफ ईथेन, ईथीन सॉरी ईथीन, ये इक्वेशन गिवन है, ईथीन प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस दो हाइड्रोजन, दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इफ 2.8 ग्राम ऑफ ईथीन एंड 6.4 ग्राम ऑफ O2 आर मिक्स्ड, व्हिच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये जो है एक कैलकुलेशन गिवन है, ये आप देख लें। ठीक है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन को देखें, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखें कितने हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन 6 हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे। इक्वेशंस तो बैलेंस है ऊपर। ठीक है, अभी करना क्या है, सिंपल आपने जो है ना ये चीज़ गिवन है कि एक इथेन का मॉलिक्यूल जो है, इथीन का मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो 2 मोल CO2 के दे रहा है और 2 मोल वाटर के दे रहा है। ठीक है, अगर हम CO2 को ही कंसीडर करें, ठीक है, तो 1 मोल जो है इथीन का 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के दे रहा है, और 3 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल CO2 के दे रहा है। सही है। अच्छा, अब आप क्या करें, गिवन मास जो है ना उसको मोलर मास में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लें उससे। ठीक है,
2.8 ग्राम में कितने मोल होंगे इथीन के? 0.1। ठीक है, तो CO2 यहाँ पे कितना बनेगा? 0.2। ऐसे ही है ना? ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन का मास देख लें। ऑक्सीजन के जो है 3 मोल्स 2 मोल्स दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कितना मास गिवन है? 6.4। 6.4 को अगर आप जो है 32 से डिवाइड कर लें, कितना आएगा? 6.4 को 32 से डिवाइड कर लें, 0.2 आ जाएगा ना? ठीक है, हमें पता है जब 3 मोल ऑक्सीजन के जो है 2 दे रहा था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.2। 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.2। सही है, तो वो कितने देगा? 0.13। मतलब ये जो मोल देगा ना, ये 6 पॉइंट, ये देगा 1 पॉइंट, सॉरी, ये देगा 1.33। इसको मैं जो है कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये MCQ आप देख लीजिएगा। ये कितने देगा? 1.33, ये जो मास है। ठीक है ना? और इसका जो 20, मतलब इसके जो 0.2 मोल आ रहे थे हमारे, जब इसने इसको जब हमने करा था 2.8 जो है डिवाइड करा था किससे? 28 से। ठीक है, तो 0.1 कितने दे रहा था? 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको हम 2 से, 0.2 दे रहा था ना CO2 मॉलिक्यूल। सही है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पे? मतलब कौन सा नंबर ऑफ मोल्स कम दे रहा है? देखेंगे आप यहाँ पे, C2H4। ठीक है ना? क्योंकि उसका अमाउंट जो है कम गिवन है। ठीक है, लेस नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है सिंपली। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है। MCQ नंबर 25 है, द सेम रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 24 का है, व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। हमें पता है ये जो क्या था 0.2 ग्राम, ये जो कितने देने वाला है अभी, इसको 0.2 से अगर जो है, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, कितना होगा? 0.2 को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 0.2 को जो है आप मल्टीप्लाई कर दें 44 से, कितना आ जाएगा? 0.2 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 0.2 बना था। ठीक है ना? C2H4 से, इथीन से। तो 0.2 मोल्स, इसको अगर CO2 के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास भी आ जाएगा ना, कि CO2 का मास कितना बना है। ये वही बुक का न्यूमेरिकल है जो मैंने टॉपिक पढ़ाते वक्त कराया था। ठीक है, कितना आ जाएगा बता दें कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इस कैलकुलेशन को करेंगे आप कैसे, देखें। अभी इसमें भी जो है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 0.2 है ना, इसको आप लिख लें 2 डिवाइड बाई 10, ये डेसिमल 1 में कन्वर्ट हो गया, इंटू मल्टीप्लाई बाई 20, सॉरी 44। ठीक है, तो कैलकुलेशन सिंपल हो गई आपकी। सही है, थोड़ा बहुत पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? होप सो आप ऐसे ही नहीं बैठे होंगे कुर्सी पे, जो है ना, क्या मतलब सामने क्लास चल रही है और साथ में पेन कॉपी नहीं है। ठीक है, MCQs कर रहे हैं, कहीं कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल आते हैं तो आपने जो है उसको कॉपी पे करना होता है। ठीक है, वहाँ पे पेपर में वैसे आपको मना करेंगे, लेकिन आप अगर चालान वगैरह भर रहे हैं तो इतना तो आपका हक बनता है कि उस पेपर को थोड़ा बहुत गंदा करके आएँ। ठीक है, अपने OMR शीट गंदा मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। पेपर पे आप कर सकते हैं। जी, मैंने कल वाली रिकॉर्डिंग ऑलरेडी भेज दी है, और ये वाली मैं आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, सर आपसे शेयर कर देंगे। अच्छा, MCQ नंबर 25 है, इन द सेम, सॉरी ये हमने कर लिया है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा,
एमसीक्यू नंबर 26 है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैक्सिमम अमाउंट जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम होता है हमें, उसको क्या क्या कह रहे होते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। द प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड, एक्चुअली यील्ड होता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 28 द फार्मूला फॉर परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। सिंपल देखो ना यार, देखें आप, मतलब मैं कहूँ कि आपके जो है ना परसेंटेज कितनी आई है सेकंड ईयर में, क्या कहेंगे, मार्क्स जो ऑप्टेन है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये है कि प्रोडक्ट मिला कितना है और टोटल प्रोडक्ट बनना कितना चाहिए था, और मल्टीप्लाई उसको कर रहे हैं 100 से। ये एक्चुअल यील्ड है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। एमसीक्यू नंबर 29 है इफ द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 15 ग्राम एंड द एक्चुअल यील्ड इज 12 ग्राम, ठीक है, कि थ्योरेटिकल यील्ड मतलब बनना इतना चाहिए था और बना इतना है हमारा, तो परसेंटेज यील्ड क्या है हमारी। सो 12 डिवाइड बाय 15 करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो 12 अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, हरी अप, 12 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली मैं अगर आपको ऐसे कहूँ कि 15 मार्क्स का टेस्ट था, आपने 12 मार्क्स लिए हैं, तो अब आपकी परसेंटेज क्या आई है, 80, ठीक है ना। समझ में आ गया ये, कुछ चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देनी पड़ती है तभी जाके बच्चों को समझ में आती है। अभी मैंने मार्क्स वाला एग्जांपल दिया ना, अब ये सबको याद रहेगा कि थ्योरेटिकल यील्ड का फार्मूला, सॉरी परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या था। जितना प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जितना प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है और जितना मिलना था, मतलब टोटल जो था, उसको इससे डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सही है। एमसीक्यू नंबर 30 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, पहला जो है ये रूल नंबर थर्ड आपको याद रहेगा, प्रोसीडिंग जीरोस आर नॉट एस एफ। जो प्रोसीडिंग जीरोस होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी रूल आपको पता होगा, दो होंगे इसमें, सही है ना। ये तीन वाला थोड़ा जो है पिछली वाली स्लाइड पढ़ लें, हमारे नोट्स वगैरह पढ़ लें, सही है, ठीक है। अच्छा, ये है कैसे देखें, जो भी पहले जीरोज आएंगे ना वो हमेशा नॉट सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जीरो जो है, जैसे सपोज करो ये 5 और जीरो अगर ऐसे लिखा होता ना, 50 लिखा होता ना, तो इसमें सिर्फ जो है हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर होता 5। लेकिन अगर ये डेसिमल के बाद है ना, तो ये दोनों जो है कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला जीरो कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन ये जो डेसिमल के बाद 5 के बाद वाला जीरो है ना, ये कंसीडर करेंगे हम, सही है। सॉरी, आप इसको ऐसे कर लें कि 0.05 जो है ना, ये 05 जो है ना, ये ये एस एफ है, ठीक है। बाकी लास्ट वाला जीरो जो है हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 31 है द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ 7.865 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वही है, ठीक है ना। एमसीक्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर से इसको करना है, 5 है, तो जब एग्जैक्ट 5 आ जाता है तो उसके पहले वाला नंबर देखते हैं कि वो ओड है या इवन है। अगर ओड होगा तो क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, अगर इवन हुआ तो एज इट एज रहेगा, सो 7.86, सही है। एमसीक्यू नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ Cl2, 1 ग्राम ऑफ N2। अच्छा, आपने करना क्या है, गिवन मास है ये सब का सब, ठीक है ना, ये सब के सब गिवन मास हैं, इनको जो है इनके जो मोलर मास है ना उनसे डिवाइड कर लें, फिर देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उसी के जो है ना मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है O2 का, 32, 1 डिवाइड बाई 32 बड़ा है, या 1 डिवाइड बाई 2 बड़ा है, या 1 डिवाइड बाई कह लें आप 35 71 बड़ा है, या 1 डिवाइड बाई 28, कौन बड़ा होगा, 1 डिवाइड बाई 2 बड़ा होगा ना,
इसके जो है मॉलिक्यूल ग्रेटर होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस का जो है 0.1 मोल के जो है नंबर कितने होंगे एटम के? ट्राई एटॉमिक गैस है। कितने होंगे? बता दें कितने होंगे? ट्राई एटॉमिक गैस के एटम्स का पूछ रहा है। कितने होने चाहिए? एक मोल का कितना होता है मुझे ये बता दें। 6.02 होता है ना? ठीक है, तो 0.1 का कितना होगा? सॉरी, ये तीनों का पूछ रहा है, मतलब तीनों गैसेस का पूछ रहा है इंडिविजुअली। ठीक है, सो तीनों गैस का मतलब ये कह लें कि एक इंडिविजुअल गैस का जो होगा वो ये होगा। ठीक है, सो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा हमारा। सही है, इस एमसीक्यू को समझें। क्या कह रहा है? एटम्स का पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स का नहीं पूछता। ठीक है ना? अगर मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा होता ना तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। हमें इंडिविजुअल एटम का पूछ रहा है। ट्राई एटॉमिक गैस है, सपोज करो ओजोन गैस है, उसका जो है 0.1 मोल गिवन है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन एटम्स के पार्टिकल कितने हैं। ठीक है, एटम्स पूछ रहा है, मतलब एटम्स टोटल पूछ रहा है इन अ फॉर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एमसीक्यू समझ में आया? देखें, एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम अगर देख लूँ मैं, टोटल एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा। अगर मॉलिक्यूल पूछता ना तो 6.02 इंटू 10 पावर 22 करेक्ट होता। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एटम्स पूछ रहा है। सही है, और मोल्स कितने गिवन है? 0.1। हमें पता है 3 एटम्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के। ठीक है ना? सो 3 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23, अगर ये कर लें और उसके बाद डिवाइड कर लें आप उसको 0.1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 34 है, द मास ऑफ 1.204 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करते थे हम? पहले इसके मोल्स फाइंड आउट कर लें, इसको डिवाइड कर लें आप 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। जितने मोल्स आएंगे उसको आप क्या कर लें? 18 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18 होता है ना। H2 दो ये हो गए और 16 ये, तो इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लें, इसको 6.02 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड करके, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लें 18 से, तो आपका मास आ जाएगा। ठीक है, सही है। वैसे ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसका 0.36 ग्राम आएगा। ठीक है ना? 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, हमें पता है 44 ग्राम जो है, 4.4 ग्राम में मोल्स कितने होंगे CO2 के, ये बताएं। अगर ये गिवन मास है, डिवाइड बाय कर लें आप 44, कितना आंसर आना चाहिए? फिर आप देख लें कि किसके जो है कितने मोल्स गिवन हैं। बेसिकली 0.1 मोल गिवन है। ठीक है, अभी आप इसका भी देख लें, इनमें से जो है ना किसका, मतलब आप सिंपली ये कह लें कि 44 जो है किसका मास होगा इनमें से। N2 का कितना मास होता है? 28। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 28 और 16 कितना होता? 44 हो जाएगा ना। ऑप्शन ए वैसे करेक्ट है, दूसरा भी देख लेते हैं हम। ठीक है, SO2 का देख लें, सल्फर का मास कितना होता है? 32। 32 और ये 32 कितने होंगे? 64। सो ऑप्शन ये मतलब इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी देख लें, O2
2 हो जाएगा, सो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है, और 28 ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब इसका भी 0.1 मोल है और इसका भी 0.1 मोल है। ठीक है ना। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उन्हीं में होंगे जिनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। ठीक है। और दूसरी बात, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी गिवन हो। सो ये ऑल वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में गिवन है, लेकिन जो मोल्स इक्वल हैं वो सिर्फ ऑप्शन ए के इक्वल हैं। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 36 है, द वॉल्यूम ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज। हमें पता है एक मोल का कितना होता है, सॉरी 32 ग्राम का ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब, क्योंकि एक मोल होता है ना। ठीक है। सो 0.1 का कितना होगा, 0.1, क्योंकि ये इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 32 से तो आपके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसको जो है आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर लें, सो इसका आंसर आएगा 0.1। ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.1, और उसको फिर आप 22.4 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, 2.24 डीएम क्यूब नहीं आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है। उसके बाद देख लें एमसीक्यू नंबर 37।